हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज हम इन फोकस सीरीज के अंतर्गत, इन फोकस के एक नए एपिसोड के अंतर्गत एक खास खबर पर चर्चा करने वाले हैं। यह खबर है दिल्ली हाईकोर्ट के अभी हालिया आदेश के संदर्भ में। यह आदेश किससे जुड़ा हुआ है? एक कंपनी है पैप्सिको। पैप्सिको ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इसी याचिका की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि पेप्सिको की यह याचिका वह खारिज करते हैं, क्योंकि इस याचिका में ऐसी कोई भी बात नहीं है भारत की उस इंस्टीट्यूट के संदर्भ में, उस संस्था के संदर्भ में जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा विषय क्या है। विषय है दिल्ली हाईकोर्ट ने आलू पेटेंट पर पेप्सिको की अपील खारिज कर दी है। आइए देखते हैं यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि अब हिंदी माध्यम की हिंदी की क्लासेस या जीएस फाउंडेशन कोर्स का हिंदी का बैच अब करोल बाग में भी संचालित किया जाएगा, जिसकी ओरिएंटेशन क्लास विकास सर द्वारा ली जाएगी 23 जुलाई को 1 बजे यह क्लास होगी जिसे सर लेंगे। हालांकि इस बैच का जो रेगुलर टाइम है वह सुबह 8 बजे का है, ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ी अन्य जानकारी आप दिए हुए नंबर पर जाकर पता कर सकते हैं। नंबर है 8750187501 8010440440। तो आप इससे जुड़ी अन्य जानकारी को इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, कॉल करके आप डिटेल जान सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ और सबसे पहले देखते हैं खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी और खबर काफी महत्वपूर्ण भी है। खबर है दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्ट्स पेप्सिकोज अपील ओवर पोटैटो पेटेंट, व्हाट द केस इज। हमें आज इस केस के बारे में, इस मामले के बारे में ही चर्चा करना है। ये मामला अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह भारत के किसानों से संबंधित है, कृषकों से संबंधित है। साथ ही किसानों के लिए, किसानों के पौधों के लिए, बीजों के लिए भी भारत में एक संस्था काम करती है। यह उस संस्था और उस प्राधिकरण से भी संबंधित मामला है जिसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों आ गई है यह खबर, इसके बाद जानेंगे कि यह पूरा मामला क्या है जिसे लेकर हाई कोर्ट में अभी यह सुनवाई की गई। इसके बाद जानेंगे किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के बारे में कि यह प्राधिकरण क्या है, इसे कब बनाया गया था, और इसके हालिया आदेश के बारे में भी जानेंगे कि अभी प्राधिकरण ने ऐसा कौन सा आदेश दिया था जिसके खिलाफ पेप्सिको दिल्ली हाईकोर्ट गई थी। इसके बाद जानेंगे कि आखिर पंजीकरण रद्द क्यों किया गया, क्योंकि अभी तक पेप्सिको ने पेटेंट को लेकर एक पंजीकरण दायर किया था। पंजीकरण इसी संस्था द्वारा ही दिया गया था और इस संस्था ने एक समय के बाद इस पंजीकरण को रद्द कर दिया। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि यह रद्द क्यों कर दिया गया। फिर जानेंगे कि क्या इस संस्था के द्वारा किसी विदेशी कंपनी के पंजीकरण को रद्द करने के बाद भारत की आईपी व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास डगमगाएगा तो नहीं, या किसी भी प्रकार से प्रभावित तो नहीं होगा। फिर अंत में आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस पेपर से संबंधित है। बढ़ते हैं और देखते हैं खबर को यह सुर्खियों में क्यों है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका संबंधित है आलू की एक किस्म से, जिसमें पौधों की किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने एक आदेश दिया था पेप्सिको को और उनके पंजीकरण को खारिज कर दिया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस संस्था या इस प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और कई ऐसी चीजें प्राप्त की, कई ऐसे उन्होंने जांच की और जांच के बाद यह प्राप्त किया दिल्ली हाईकोर्ट ने कि आदेश जो प्राधिकरण ने दिया था वह बिल्कुल सही आदेश है। कंपनी को उसके द्वारा विकसित आलू की किस्म के संबंध में दी गई बौद्धिक संपदा सुरक्षा को रद्द कर दिया गया था इस प्राधिकरण के द्वारा। इस वजह से जो कंपनी है वह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई थी, याचिका दायर कर दिया था उसने किसके खिलाफ? इस प्राधिकरण के खिलाफ। आइए जानते हैं कि आखिर यह प्राधिकरण क्या है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और ये मामला कब से सुर्खियों में बना रहा है। यदि हम बात करें इस पूरे मामले के संदर्भ में, दरअसल यह मामला है आलू की एक किस्म FL 2027 से जुड़ा हुआ या FL 2027 से जुड़ा हुआ। यह आलू की एक किस्म है जिसे अमेरिका के एक ब्रीडर ने विकसित की थी, जो कि पेप्सिको इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जो विदेशी संस्करण है जो कि अमेरिका में है,
उसके ही एक डिपार्टमेंट में एक ब्रीडर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू हुप्स। इनके द्वारा ही इसे विकसित किया गया था। यह आलू एक खास किस्म का आलू है, यानी सामान्य आलू में नमी की मात्रा, पानी की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा भी अधिक होती है, लेकिन इस आलू को इस तरीके से विकसित किया गया है कि इसका जो अंदर का पदार्थ है, मटेरियल है, वह शुष्क है। उसमें नमी की मात्रा सामान्य आलू की मात्रा में कम है और इसमें चीनी की मात्रा भी काफी कम देखी गई है। इस प्रकार से इस आलू को विकसित किया गया है। ऐसे आलू को अमूमन चिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस आलू का इस्तेमाल चिप्स के लिए किया गया है। यदि हम बात करें इसी कंपनी या पेप्सिको के संदर्भ में, तो इसका ही एक ब्रांड है लेज। लेज नामक जो चिप्स है, उसके उत्पादन के लिए इसी आलू का इस्तेमाल किया जाता है। हमने सामान्य आलू के बारे में भी चर्चा की कि उसमें अमूमन क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा भी अधिक होती है इस आलू की तुलना में। ऐसे में सामान्य आलू के प्रसंस्करण के दौरान निर्जलीकरण और ऊर्जा लागत अधिक आती है। तो इन सभी से बचने के लिए भी कंपनी ऐसी ब्रीड का इस्तेमाल करती है और ऐसे आलू का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि जब इसमें चीनी की मात्रा अधिक अधिक होती है सामान्य आलू में, तो जब हम उससे चिप्स बनाते हैं तो उनका कलर डल हो जाता है। तो ऐसे डलनेस से भी बचने के लिए कंपनी इस प्रकार के ब्रीड का इस्तेमाल करती है। तो इस प्रकार के आलू का इस्तेमाल अमूमन किससे, लेज ब्रांड के आलू के चिप्स के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसके लिए भारत में कई हजार किसान इस आलू का उत्पादन करते हैं। इस मामले के संदर्भ में यदि हम बात करें तो दरअसल यह आलू भारत में लगभग 14,000 से भी अधिक किसानों द्वारा उपजाया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत, यानी अनुबंध खेती और पूर्व निर्धारित दरों पर बायबैक के माध्यम से आलू का उत्पादन किया जाता है। चूंकि वह आलू की किस्म उन्हीं के द्वारा विकसित है, यानी उनका अपना एकाधिकार है, उस पर पेटेंट है और पेटेंट के माध्यम से फिर उन बीजों को भारत में उपजाया जाता है और कुछ खास किसानों को ही यह अधिकार प्राप्त है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वे ऐसा करते हैं। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स को 1 फरवरी 2016 को भारत की तरफ से एक्सटेंड वैरायटी के रूप में FL 2027 के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा यह मामला कब का है कि कब उन्हें यह पंजीकरण प्रदान किया गया था, 1 फरवरी 2016 को। और कैटेगरी क्या है यह भी ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड वैरायटी है, यानी एक्सटेंड वैरायटी के तहत इस आलू को शामिल किया गया था, ना कि न्यू वैरायटी के तहत, क्योंकि इन्होंने डिमांड की थी कि न्यू वैरायटी के तहत हमें पंजीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन भारत ने उस समय, या हम संस्था की बात करें, संस्था का नाम है पौध किस्म किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण। यह संस्था इन्हें केवल एक्सटेंड वैरायटी के माध्यम से ही पंजीकरण प्रदान करती है, जिसकी एक वैधता अवधि है, एक लिमिट है। यह वैधता अवधि क्या है, 6 वर्ष, और इस अवधि को 15 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। 6 वर्ष की अवधि के दौरान जब इन्हें भारत में इस प्रकार के आलू की किस्म भेजी गई और भारत की तरफ से इन्हें पंजीकरण प्रदान किया गया, तो ऐसा कहा गया कि ब्रीडर की अनुमति के बिना जो किस्म यहाँ पर किसान उपजा रहे हैं, वैधता अवधि के दौरान ब्रीडर की अथॉरिटी के बिना कोई भी इसका व्यावसायिक उत्पादन, बिक्री, वितरण, आयात या निर्यात नहीं कर सकता था। और ऐसा किया भी नहीं गया। ऐसे कुछ मामले थे जिसमें यदि ऐसा देखा गया तो फिर उन पर मामले भी दर्ज किए गए थे। पंजीकरण की तारीख से 6 साल तक यह मान्य होगा। यह पंजीकरण की यदि हम बात करें तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे 6 वर्ष तक यह मान्य था और प्लस 15 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता था, या 15 ईयर्स तक इसे बढ़ाया जा सकता था। ये तो हमने देखा कि यह था पुराना मामला कि यह कब से हमने इसे पंजीकरण दिया और कितने वर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का आदेश क्या है, यानी कब इसे रद्द कर दिया गया। आधार बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों रद्द कर दिया गया। पौधों की किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण यानी PPVFRA ने FL 2027 के लिए इन्हें पंजीकरण प्रदान किया था वर्ष 2016 में। ठीक है, इसने 3 दिसंबर 2021 को पारित एक आदेश के माध्यम से इसे रद्द कर दिया। इसमें कंपनी ने भी वापस से इसे रीन्यू करने की बात कही थी कि आप इसे रीन्यू कर दीजिए, लेकिन 2021 को 3 दिसंबर 2021 को प्राधिकरण ने आदेश को रद्द कर दिया। 11 फरवरी 2022 को इसने एक पत्र जारी किया और पत्र जारी करने के बाद पेप्सिको इंडिया के पंजीकरण के नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया गया। जब इन्होंने नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया तब पेप्सिको इंडिया ने इस आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। कहां पर,
अभी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका अभी 5 जुलाई को फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया था, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर फैसला क्या है। देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि जो जो चीजें पाई गई भारत में उस प्राधिकरण के द्वारा वह बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनी ने कुछ फ्रॉड भी किए हैं। कुछ चीजें होती हैं, तय करने होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, उन्हीं मानदंड के आधार पर हम किसी कंपनी को यहाँ उससे पेटेंट प्रदान करते हैं। आइए बात करेंगे कि आखिर वे चीजें क्या थी, लेकिन उससे पहले हम प्राधिकरण के बारे में भी जान लेते हैं, यानी पौधों की किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण आखिर है क्या। दरअसल इसे एक अधिनियम के द्वारा लाया गया था। यह अधिनियम 2001 में लागू हुआ था। लेकिन इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पौधा किस्मों, यानी पौधों की जो जो किस्में हैं, कृषकों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। और भी चीजें हैं। किन किन चीजों के लिए इस प्राधिकरण को बनाया गया? नई पौधों की किस्मों के विकास के लिए, अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। एक संस्था की जरूरत थी ताकि कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और इन सभी से जुड़ी हुई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसे संचालित किया जा सके। इसके लिए फिर एक अधिनियम पेश किया गया जिसका नाम था पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसे 2001 में लागू कर दिया गया था, जिसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित बातें भी शामिल की गई थी। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में व्यापार से संबंधित पहलुओं पर हुए कुछ समझौते को भी प्रभावी बनाना था, इसलिए एक प्राधिकरण की जरूरत महसूस की गई। इस अधिनियम में नई किस्मों के विकास के लिए पादप के आनुवंशिक संरक्षण, ध्यान रखिएगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन की भी बात कही गई है, आनुवंशिक संरक्षण, उनमें सुधार तथा उन्हें उपलब्ध कराने में किसानों के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था, क्या ध्यान रखिएगा, पौधों की किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, है ना। इसके तहत ही पौधों की प्रजाति और कृषक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्राधिकरण स्थापित किया गया। ये हमने बात की प्राधिकरण के संदर्भ में। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर पंजीकरण को रद्द क्यों कर दिया गया। हमने चर्चा की थी 2016 में ये पंजीकरण दिया गया था प्राधिकरण के द्वारा। 2021 में फिर इसे रिन्यू करने के लिए मना कर दिया गया था और इसकी जो अपील थी कि इसे रिन्यू कर दिया जाए, इन्होंने खारिज कर दिया था। दरअसल पेप्सिको ने 16 फरवरी 2012 में आवेदन पेश किया कि उसकी आलू की किस्म FL 2027 को नई किस्म यानी न्यू वैरायटी के रूप में पंजीकृत करने की उसने मांग की थी। कब मांग की थी? 2012 में। कंपनी ने भारत में इसकी व्यावसायीकरण की तारीख लिखी थी 17 दिसंबर 2009, यानी हम तब से उसका उत्पादन भी भारत में कर रहे थे। कब से? 17 दिसंबर 2009 से। और इन्होंने मांग कब की? 2012 में। ये अपने आप में बड़ी बात निकलकर सामने आई। और इन्होंने कैटेगरी में क्या मांग की थी? न्यू किस्म, यानी यह एकदम नवीन किस्म है, यानी न्यू किस्म को नवीनता की कसौटी के अनुरूप भी होना चाहिए था। लेकिन मामला ऐसा भी देखा गया कि इसका पहले भी कहीं इस्तेमाल किया जा चुका है। अब यदि हम बात करें जिस कैटेगरी में हमने इसे शामिल किया है, वह कैटेगरी है विस्तारित किस्म या एक्सटेंट वैरायटी। एक्सटेंट वैरायटी के तहत ही हमने इसे फिर मान्यता या पंजीकरण प्रदान किया था। जरूरी है कि तैयार की गई सामग्री के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल की तारीख से 1 साल पहले भारत में नहीं बेची जानी चाहिए। यानी आप जिसके लिए भी आवेदन दे रहे हैं, जिसके लिए आपने तारीख बताई, उसके 1 साल पहले भारत में वह किस्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले से ही भारत में वह किस्म मौजूद थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जबकि उन्होंने क्या कहा था, जबकि हमारे यहाँ जो पेटेंट में आवेदन के लिए जो भी मानदंड है उनमें ये शामिल है कि 1 साल पहले तक वह भारत में नहीं बेची जानी चाहिए थी। ठीक है। नवीनता के परीक्षण में ये विफल रहे हैं, यानी न्यू वैरायटी भी नहीं देखी गई इसमें। तो ये तीनों चीजें सामने निकल कर आती हैं। एक तो पहले से ही भारत में था, दूसरा उन्होंने जो न्यू वैरायटी शामिल की थी यह भी इसमें इसके अंतर्गत या इस कैटेगरी के अंतर्गत भी शामिल नहीं हुआ था। अब बात करें FL 2027 के बारे में, तो FL 2027 को केवल विस्तारित किस्म के रूप में भारत में क्या किया? पंजीकरण दिया जा सकता था। और भारत ने वर्ष 2016 में विस्तारित कैटेगरी या एक्सटेंट किस्म या वैरायटी के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया था। लेकिन एक्सटेंट कैटेगरी या हम कहें कि विस्तारित कैटेगरी में क्या शामिल है? विस्तारित कैटेगरी में शामिल है कि जो भी चीजें हैं, ये जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वह केवल विशिष्टता दर्शाता हो, एक रूपता दर्शाता हो और स्थिरता के मानदंडों को पूरा करता हो। जरूरी नहीं है कि वह बिल्कुल नया हो।
इन्होंने मांग नई की थी, लेकिन नई इसलिए हमने इसे स्वीकार नहीं किया नई की कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि पेप्सिको ने अपने आवेदन में किस्म की बिक्री की पहली तारीख क्या बताई थी? 17 दिसंबर 2009 की पहली बार इसे तब बेचा गया था, जबकि 2002 में चिली में इसका व्यावसायीकरण हो चुका था। यानी इसने अपनी तीनों कैटेगरी में यह अपना विफल रहा है। तो इस आधार पर ही प्राधिकरण ने इसकी मानदंड को, इसकी जो अपील थी रिन्यू कर दिया जाए, उसे खारिज कर दिया था। पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई गलत जानकारी के आधार पर ही फिर दिया गया, प्राप्त हुआ था। क्या कहा गया कि हम न्यू कैटेगरी में शामिल नहीं किया, ऐसे नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने गलत जानकारी दी कि इसके पहले से इसका व्यावसायीकरण नहीं हुआ था। इन्होंने यह कहा कि वर्ष 2009 में ही हुआ था, जबकि 2002 में चिली में इसका व्यावसायीकरण हो चुका था। तो भारत की अपनी एक संस्था के भी कुछ मानदंड हैं, उस मानदंड के आधार पर इसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके खिलाफ इन्होंने अपील दायर की थी हाई कोर्ट में। अब आइए जानते हैं कि आखिर इसके बाद, इस पूरे मामले के बाद भारत की जो आईपी व्यवस्था है उसमें निवेशकों का विश्वास प्रभावित होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलती किस संदर्भ में है? विदेशी कंपनी के संदर्भ में। उसने ही कुछ मानदंड भारत के हिसाब से या भारत के पेटेंट के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हिसाब से पूरे नहीं किए हैं। पौधों की किस्मों और ब्रीडर के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत की आईपी व्यवस्था में निवेशकों का विश्वास आज भी बरकरार है और बरकरार रहेगा, किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कुछ आधारों पर कंपनी की अपील को या कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने केवल नई किस्म की श्रेणी के तहत कहा कि एफएल 2027 के पंजीकरण के लिए गलत तरीके से आवेदन किया गया था और इसके पहले व्यावसायीकरण के लिए गलत तारीख देने के लिए पेप्सिको को यह सजा प्राधिकरण के द्वारा ठीक दी गई है कि मतलब उन्होंने इसे रिन्यू नहीं किया है। पौधों की किस्म के लिए दी गई कोई भी सुरक्षा आवेदक द्वारा अपने दावा किए गए आविष्कार या विकास का पूरा खुलासा करने पर निर्भर होती है। यानी हम किसी पौधे को तब सुरक्षा देंगे, किसी दूसरे देश की ने अपना कोई बीज भारत को दिया और भारत की एक संस्था है जो उसके संरक्षण, उसकी सुरक्षा की बात करती है, तो हम उसे तभी सुरक्षा दे पाएंगे, उसे तब संरक्षण दे पाएंगे जब आप हमें उसके बारे में एकदम एग्जैक्ट सही जानकारी देते हैं। लेकिन आप खुद भी भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। ऐसा आपने बताया कि 2009 में पहली बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन 2002 में चिली में इसका उत्पादन व्यावसायीकरण हो चुका है। हो सकता है ये बीज वहां से लीक हो जाए, भारत में पहुंच जाए, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि भारत के जरिए ही ये फ्रॉड किया गया है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो ऐसे में भारत की जो संस्था है उसका भी तो अपना कुछ मानदंड है, उसके अपने कुछ आवेदन के मानदंड है जिन्हें वह पूरा कर रहा है और भारत को आने वाली किसी भी विपत्ति से बचाने के लिए वह इस हिसाब से कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रकटीकरण के बदले में ही हम किसी को एकाधिकार दे सकते हैं। जब आप हमें स्पष्ट रूप से सही जानकारी देंगे तब हम उस हिसाब से आपको एकाधिकार प्रदान कर सकते हैं। यदि कोई मामला ऐसा है जो किसी दूसरे देश में देखा गया तो ऐसा भी हो सकता है कि यह कह दिया जाए कि भारत की तरफ से बीज दूसरे देश गए हैं। तो जरूरी है कि हम आपकी बीजों को तब सुरक्षित रख पाएंगे जब आप हमें सही जानकारी देंगे, भ्रामक जानकारी नहीं देंगे। इस वजह से भारतीय संस्था ने ऐसा किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी संस्था के पक्ष में ही फैसला दिया है। तो ये था पूरा विषय। अब आइए जानते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पौधों की किस्मों, कृषकों व पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कोई संस्था नहीं है। दूसरा, पौधों किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2002 में इसे लागू किया गया था। पूछे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है और है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न से जुड़ा जो भी जवाब है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।